हेलो स्टूडेंट्स, आज के हमारे टॉपिक का शीर्षक है राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, द पिलर ऑफ सेकुलरिज्म इन इंडिया। मतलब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और ये स्वतंत्रता का अधिकार 25, 26, 27, 28, 29, 30 जो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के हिस्से हैं, ये हमारे देश के पंथ निरपेक्षता का आधारभूत स्तंभ हैं। तो आज मैं उसी के बारे में आपसे मुखातिब हुआ हूं और उस पर अभी अगले 35 मिनट तक आपसे चर्चा करूंगा। तो दोस्तों, आज जो जिन जिन बातों का मैं उल्लेख करूंगा वो निम्नानुसार है। पहला इंट्रोडक्शन यानी भूमिका, दूसरा डेफिनेशन ऑफ सेकुलरिज्म, सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है, पंथ निरपेक्षता का मतलब क्या होता है, तीसरा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटिंग टू राइट टू रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज। ये कौन कौन से अधिकार हैं जो अभी मैंने धारा 25, 26, 27, 28, 29 और 30 के बारे में आपको बताया, उसके बारे में हम विशद रूप से चर्चा करेंगे। देयर आफ्टर डिफरेंट जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे केसों में बहुत सारे निर्णय दिए हैं जो कि हमारे पंथ निरपेक्षता के सिद्धांत को और मजबूती प्रदान करता है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। और उसके बाद सेकुलरिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया, आखिर हमारे देश का जो संविधान है और जो पंथ निरपेक्षता का सिद्धांत है, क्या उन सिद्धांतों को पूरी तरह से अमली जामा पहनाया जा सका है या उसमें कोई कमी है, या कहां तक उस सेकुलरिज्म के सिद्धांत को हमारे देश में अपनाया गया है, दैट हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू एक्शन। और इसके अलावा भारतीय इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म, अब जैसे कि ये आप जानते होंगे कि जो पंथ निरपेक्षता का सिद्धांत है, इट इज़ टोटली ए वेस्टर्न कंसेप्ट, पश्चिमी देशों से ये उद्भव हुए हैं। खास करके रिफॉर्मेशन, रेनेसा जो पश्चिमी देश में फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकन क्रांति हुआ, उसके बाद से पंथ निरपेक्षता का सिद्धांत प्रतिपादित हुआ, जहां पर कि स्टेट और चर्च की लड़ाई में स्टेट जो है ज़्यादा मजबूत हो गया और चर्च को कमज़ोर बना दिया गया। तो वहाँ से सेकुलर विचारधारा की उत्पत्ति हुई। तो लेकिन हमारे देश में जो सेकुलरिज्म जो अपनाया गया है, उसका अपने एक खास विशेषता है, खसूसियत है, उसके बारे में हम बताएंगे। और उसके बाद में कुछ जो समालोचक हैं, सेप्टिक हैं, उनका कहना है कि हिंदुस्तान में सेकुलरवाद नहीं है, ये एक स्यूडो सेकुलर देश है, माने छद्म निरपेक्ष देश है। तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और अंत में कंक्लूजन, उपसंहार। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। दोस्तों, सबसे पहले हमने कहा था कि इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में भूमिका, पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन, जिसके बारे में अभी मैंने लिखा है। व्हाट डज दिस मीन? आपको मालूम होगा कि हालांकि हमारे संविधान निर्माताओं ने, आज 26 नवंबर है, आज के दिन की बहुत ज़्यादा विशेषता है, इसको संविधान दिवस भी कहते हैं, लॉयर्स डे कहते हैं। अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, 26 नवंबर 1949 को हमारे भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया था, अडॉप्ट किया गया था। तो आज के दिन का विशेष महत्व है। और उसके बाद में हमारे संविधान को 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया था। तो दोस्तों, इंट्रोडक्शन भूमिका में क्या है? पहला 42 में 42nd अमेंडमेंट मैंने लिखा। व्हाट डज दिस इंडिकेट? क्योंकि 42वें संविधान संशोधन श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा
आपातकाल के दौरान 1976 में लाया गया था, और एक इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे उपबंधों में संशोधन किया गया था। लेकिन एक महत्वपूर्ण जो संशोधन था वो क्या था कि हमारे भारतीय संविधान के प्रेम्बुल में जो प्रकथन कहते हैं उसमें सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड जोड़े गए थे जो कि मूल संविधान में नहीं था। हालांकि दोस्तों यह मैं आपको बता देना चाहता हूं कि संविधान जब बनाया गया था तो संविधान निर्माताओं ने हालांकि इस वर्ड का उपयोग मूल संविधान में नहीं किया था, लेकिन पूरा संविधान की जो मंशा थी वो पंथ निरपेक्षवाद से जुड़ा हुआ मुद्दा था। माने उन्होंने सेकुलर विचारधारा को रखते हुए संविधान का निर्माण किया था, जो कि आपको संविधान के एक एक आर्टिकल में, एक एक उपबंध में आपको मिलेगा। लेकिन श्रीमती गांधी के सरकार ने क्या किया कि उसको क्लियर कर दिया और स्पष्ट रूप से सेकुलरिज्म वर्ड प्रकथन में जोड़ दिया गया। दूसरा, ऐसा उन्होंने क्यों किया? क्योंकि 1973 में केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त रूप से कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या किया था, और 13 जजों के बेंच ने यह लैंडमार्क जजमेंट दिया, जिसके बारे में पहले बता चुका हूं कि हमारे भारत के पार्लियामेंट के द्वारा संविधान के किसी भी उपबंध को संशोधित किया जा सकता है। इवन जो संशोधन की धारा है, धारा 368, उसको भी संशोधित किया जा सकता है। लेकिन भारत के पार्लियामेंट के द्वारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या उसके एग्जीक्यूटिव के द्वारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं किया जा सकता है। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी पूरी तरह से व्याख्या प्रस्तुत नहीं किया। लेकिन उसी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो पंथ निरपेक्षवाद है, सेकुलरिज्म है, वो भारत के संविधान का स्पेशल फीचर है, स्पेशल स्ट्रक्चर है, माने बेसिक स्ट्रक्चर है। तो इससे किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, अगर आज की तारीख में या आने वाले दिनों में कोई ऐसी सरकार देश में आ जाए जो पूरे कॉम्युनल आधार पर सत्ता में आ गया हो, और अगर वो संविधान बदलने की कोशिश करे तो क्या होगा? मान लो उनको 2/3 बहुमत भी मिल जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट उस अमेंडमेंट को जो पंथ निरपेक्षवाद को कमजोर करता है क्या करेगा? स्ट्रक डाउन कर देगा, नल एंड वॉइड कर देगा, क्योंकि सेकुलरिज्म हैज बिकम द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, दूसरा हिस्सा हमारे लेक्चर का क्या है? डिफिनीशन ऑफ सेकुलरिज्म। अब सेकुलरिज्म का जो परिभाषा है वो क्या है? रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स, मतलब सर्वधर्म समभाव। आप जानते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे धर्म की उत्पत्ति हुई, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ये सारे धर्म की उत्पत्ति तो हमारे देश में ही हुई। और इसके अलावा बहुत सारे धर्म के लोग हिंदुस्तान में आए। आपको पता होना चाहिए कि जब सासानिद एम्पायर का डाउनफॉल होने लगा और अरब में मुसलमानों का राइज हुआ, इस्लाम का उदय हुआ, तो उन्होंने क्या किया? पूरे ईरान को, जिसको पहले फारस कहा जाता था और जिसका जो भाषा था वो था पर्शियन, और वहाँ के रहने वाले कौन थे? जोरोस्ट्रियन, जिसको पारसी कहते हैं, उन्होंने कत्लेआम किया। और इस कत्लेआम से या तो कत्लेआम किया या उन्होंने ऑप्शन दिया कि तुम इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ, और इससे डर करके भाग करके बहुत सारे
जोरोस्ट्रियन मतलब पारसी हिंदुस्तान में आए, जो आज सूरत और बॉम्बे के इलाकों में रहते हैं। तो दोस्तों, और आज उनकी आबादी 1 लाख से ज़्यादा है, क्योंकि आबादी घट रही है उनकी। तो दोस्तों, हम क्या देखते हैं कि हमारे जो सेकुलरिज्म का जो मेन फाउंडेशन वो क्या है? रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स, सभी धर्मों के प्रति आदर, सर्वधर्म समभाव, सभी धर्म के प्रति एक समानता का विचार, आदर। दूसरा, एसआर बोमे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि कोई भी बहुमत किसी भी पार्टी के पास में है या नहीं है, उसका टेस्ट कहाँ होगा? विधानसभा या लोकसभा के पटल पर, दूसरे जगह ये इसका टेस्ट नहीं हो सकता है। ये तो लैंडमार्क जजमेंट है ही। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो सेकुलरिज्म है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। दूसरा, रिलीजन और पॉलिटिक्स, धर्म और राजनीति को आप मिक्स नहीं कर सकते। कोई भी सरकार जो अनसेकुलर पॉलिसी अडॉप्ट करता है, मतलब कॉमनल पॉलिसी अडॉप्ट करता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? अनसेकुलर का उल्टा समानार्थक क्या होगा? कॉमनल, सांप्रदायिक पॉलिसी अडॉप्ट करता है, जो विशेष किसी विशेष धर्म के लिए, किसी विशेष समुदाय के लिए किया जाता है, टू द डेट्रीमेंट ऑफ अदर कम्युनिटीज, दैट इज कॉल्ड अनसेकुलर या कॉमनल पॉलिसीज। तो ऐसी स्थिति में दैट पॉलिसी विल बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड, मतलब उसको निरस्त कर दिया जाएगा। दोस्तों, सेकुलरिज्म का फाउंडेशन हमारे देश में पिछले 75 साल में बहुत ही मजबूत हो गया है। आम हिंदुस्तानी की सोच भी अब पूरी तरह से सेकुलर है। तो इस सेकुलरवाद को निश्चित रूप से हमें मजबूत करना होगा, तभी हमारा जो डेमोक्रेटिक सेटअप है, जो प्रजातांत्रिक जो संस्थाएं हैं, वो मजबूत रह पाएंगी, अन्यथा नहीं रहेंगी। आपको मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तान का बहुत सारा जो इलाका है, वहाँ पर केवल एक धर्म का बहुमत नहीं है। नॉर्थ ईस्टर्न इलाके में बहुत सारे जो राज्य हैं, वहाँ पर क्रिश्चियनों का बोलबाला है। जम्मू कश्मीर में, खास करके कश्मीर में मुसलमानों का बोलबाला है। केरल में आप देखेंगे क्रिश्चियन और मुसलमान दोनों बराबर हैं, और वहाँ पर हिंदू माइनॉरिटी में ही है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या देखते हैं कि हमें, और हिंदुओं में भी विभिन्न प्रकार के मत हैं। हमने एक दिन दक्षिण भारत के लिंगायत संप्रदाय के बारे में बताया, उसी के आधार पर रामकृष्ण मिशन और बहुत सारे संप्रदाय हिंदू धर्म के अंदर ही है, जैसे आर्य समाजी। तो कहने का आशय यह है कि हिंदुस्तान विविधताओं का देश है, जहाँ पर कि विभिन्न प्रकार के धर्म हैं, विभिन्न प्रकार की भाषाएं हैं, बोलियां बोली जाती हैं, अनेक रेस हैं। तो ऐसी स्थिति में सेकुलरवाद का कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, अब तीसरा पॉइंट क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। हमारे भारतीय संविधान में क्या क्या प्रोविजन किए गए हैं फॉर रिलीजियस फ्रीडम, धार्मिक स्वतंत्रता के लिए या सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार जो माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यकों के लिए दिए गए हैं, उनके बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण उपबंध हैं, उसके बारे में व्याख्या कर रहा हूं। जैसे आर्टिकल 25, इसमें क्या लिखा है? राइट टू फ्रीली प्रोफेस। हर व्यक्ति को, हिंदुस्तान के हर नागरिक को, हर व्यक्ति को अपनी धर्म को प्रोफेस करना है। वो कोई सा भी धर्म अपना सकते हैं, उनके स्वेच्छा पर निर्भर करता है, उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं, मतलब वो विभिन्न प्रकार के उस धर्म से संबंधित जो कर्मकांड है उसको वो अपना सकते हैं और अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं बता दूं, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कन्वर्ट करे,
या धर्मांतरण करने के लिए प्रेरित करे, लोभ दे करके, लालच दे करके, पैसा दे करके, ये पूरी तरह से इलीगल है। अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से ऐसा करता है, दूसरे धर्म को अपनाता है, जैसे ए.आर. रहमान ने, ग्रेट म्यूजिशियन ए.आर. रहमान ने इस्लाम कबूल कर लिया, पहले वो हिंदू था, तो ये उसकी स्वेच्छा है। लेकिन किसी प्रकार का कोई जोर जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। द राइट टू गेट अदर पर्सन कन्वर्टेड इज नॉट परमिसिबल इन द लॉ। इसके बाद में राज्य जो है वो किसी भी धार्मिक संस्था के आर्थिक, राजनीतिक जो या धार्मिक जो प्रैक्टिसेस हैं उसको नियंत्रित या रेगुलेट करने का काम कर सकती है। उसके बाद दोस्तों आर्टिकल 26 में क्या लिखा है कि फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। हर धार्मिक समूह का, हर व्यक्ति का यह अधिकार है कि वो अपने धार्मिक मामलों का मैनेजमेंट, व्यवस्थापन खुद कर सके। आर्टिकल 27 में लिखा है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म के प्रमोशन के लिए टैक्सेशन नहीं किया जाए, उन पर कर नहीं लादा जाएगा। और आर्टिकल 28 में फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, कि किसी व्यक्ति को जो धार्मिक उपदेश हैं या उनके जो शिक्षा हैं उसको वो चाहे तो प्राप्त कर सकता है, चाहे तो नहीं कर सकता है, उसको किसी प्रकार का कोई बंदिश नहीं है। और आर्टिकल 29 में प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज टू प्रिजर्व देयर कल्चर। दोस्तों हमारे संविधान में आर्टिकल 29 में लिखा गया है कि हर व्यक्ति को अपने लैंग्वेज, माने भाषा, स्क्रिप्ट या कल्चर को अक्षुण्ण रखने का आज़ादी है। और इसी तरह से आर्टिकल 30 में टू एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। अगर वो कोई माइनॉरिटी या अल्पसंख्यक है तो वो अपने द्वारा शैक्षणिक संस्था का निर्माण कर सकता है। ये सारे इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल हैं उसके बारे में हमने आपको विशद रूप से बताया। इसके बाद में डिफरेंट जजमेंट क्या हैं। सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर विभिन्न प्रकार के जजमेंट भारत के पंथ निरपेक्षवाद या सेकुलरिज्म को मजबूत करने के लिए या माइनॉरिटीज के अधिकार को अक्षुण्ण रखने के लिए किया है। दोस्तों मैं एक बात और बता देना चाहता हूं कि कोई प्रजातंत्र या जनतंत्र या डेमोक्रेसी तभी सफल होता है जब वहां के अल्पसंख्यक समुदाय मजबूत होगा। इसका मतलब यह नहीं है कि उसे जो बहुसंख्यक समुदाय है उससे ज़्यादा अधिकार दिया जाए, नहीं। उसका मतलब यह है कि उसको बराबर के अधिकार दिए जाएं ताकि किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव नहीं हो। जैसे हमने आपको बताया धारा 14, 15, 16 में क्या बताया कि रिलीजन के आधार पर किसी प्रकार का कोई ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ऐसा क्यों? मान लीजिए कि हिंदुस्तान में आज हिंदुस्तान के तरक्की करने का क्या कारण है? पाकिस्तान क्यों पिछड़ गया? एक कारण यह भी है कि जब पाकिस्तान बना था तो वहां पर 21% हिंदू थे। आज की तारीख में क्या सच्चाई है? मात्र 3% हिंदू रह गए हैं और वो भी द्वैम दर्जे के नागरिक उन्हें बना दिया गया है। क्यों? आप जानते हो कि इस्लामिक कंट्री में, क्योंकि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इन्होंने अपने आप को इस्लामिक कंट्री घोषित किया हुआ है। श्रीलंका ने बुद्धिस्ट कंट्री घोषित किया हुआ है। बर्मा ने बुद्धिस्ट कंट्री घोषित किया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब यह है कि वहाँ पर सेकुलरवाद या सेकुलरिज्म के लिए कोई जगह नहीं है। जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं वो बहुसंख्यक समुदाय को देखते हुए बनाई जाती है। और जैसे कि आप जानते हैं, जैसे पाकिस्तान है या अफगानिस्तान में है या बांग्लादेश, यहाँ पर 90% से ऊपर लोग क्या हैं? इस्लाम के मानने वाले हैं। उसी तरह से श्रीलंका में और म्यांमार में 85% से ऊपर लोग बुद्धिस्ट हैं।
तो सरकार की पॉलिसी क्या हो रही है? वो बहुसंख्यक समुदाय को देखते हुए नियम बनाती है। तो उसका रिजल्ट क्या आया? आज पाकिस्तान में मात्र 3 से 4% लोग जो है वो हिंदू रह गए हैं, बाकी लोग या तो पलायन कर गए या मार दिए गए। तो कहने का आशय है कि दोयम दर्जे के नागरिक अगर आप जिम्मी बना देते हो, जैसे कि इस्लाम में है जिम्मी माने प्रोटेक्टेड पर्सन, और प्रोटेक्टेड पर्सन को जजिया देना होगा, तो क्या होगा? वो डेमोक्रेसी के एकदम खिलाफ होगा। और इसलिए हम देखते हैं कि पाकिस्तान में हम क्या देख रहे हैं या अफगानिस्तान में कि हमेशा डिक्टेटरशिप बाय द मिलिट्री होता रहा है। अभी तो तालिबान का कब्जा हो गया पूरा अफगानिस्तान में, जहाँ पर महिलाओं पर अत्यंत जुल्म ढाए जा रहे हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जो थे वो भाग गए वहाँ से। तो कहने का आशय ये है कि प्रजातंत्र की मजबूती के लिए यह जरूरी है कि हम सेकुलर जो विचारधारा है उसको मजबूत करें। सुप्रीम कोर्ट ने आदित्य वर्सेस त्रावणकोर देवाश्रम में क्या लिखा? उन्होंने कहा कि नॉन ब्राह्मण भी पुजारी हो सकता है मंदिर में। अब एक बहुत बड़ा जजमेंट है। अमूमन ये होता है कि पुजारी का काम तो ब्राह्मण करते हैं और सरकार को ऐसा करने का अधिकार भी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी को स्क्रिप्चर्स के बारे में जानकारी है, धर्मशास्त्र के बारे में मालूम है, धर्म सूत्र को जानता है, कर्मकांड को, राइचुअल्स को जानता है, उसमें पारंगत है, तो जरूरी नहीं है कि वो ब्राह्मण हो तभी जो है ना वो पुजारी बन सकता है किसी मंदिर में। कोई भी दूसरा व्यक्ति बन सकता है। ये लैंडमार्क जजमेंट है। दूसरा, एक्विजिशन ऑफ प्लेस ऑफ वर्शिप बाय स्टेट इन द केस ऑफ इस्माइल होगा, इस्माइल IS ऐसे इस्माइल फारूकी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और इसमें कहा कि सरकार को यह अधिकार है कि वो मंदिर को, मस्जिद को या चर्च को कब्जा करे, अपने कंट्रोल नियंत्रण में ले। ये उसके विशेषाधिकार में है। इट इज़ द प्रिविलेज ऑफ द स्टेट एंड नोबडी कैन डिनाई इट। उसके बाद में आपने देखा होगा सायरा बानो और वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में जो लैंडमार्क जजमेंट है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? ट्रिपल तलाक, जिसको तलाक ए बिद्दत बोलते हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? कहा कि ये पूरी तरह से इलीगल है, गैर कानूनी है। और भारत सरकार ने अभी इसको क्या किया? 3 तलाक को पूरी तरह से गैर कानूनी बना दिया और उसको पनिशेबल ऑफेंस बना दिया है। इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट डज दिस इंडिकेट? इसका मतलब जो मैं आगे बताने जा रहा हूं कि हमारा जो सेकुलरिज्म है उसमें स्टेट का भी इंटरफेरेंस है। बहुत सारी जो ट्रेडिशन, कस्टम हैं, अगर वो ऑब्सोलीट हो गए हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। जो आज जिस तरह से हमारा देश का समाज उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है, वहाँ पर जवान से 3 बार तलाक कर करके किसी महिला को आप अपमानित नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? उसको इलीगल घोषित किया। हालांकि ये पर्सनल मैटर संबंधी था, पर्सनल लॉ से संबंधित। आपको मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तान में अभी भी मुसलमानों के लिए पर्सनल लॉ गवर्न होता है इन मैटर्स ऑफ मैरिज, विवाह में, तलाक में, उत्तराधिकार के नियम में। इनमें मुस्लिम लॉ ही मान्य है, शरिया लॉ मान्य है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट वी आर द सेकुलर कंट्री। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहां क्या देखा कि ये एक घृणित व्यवस्था है। अब जैसे कि इस्लाम में हलाला सिस्टम भी डेवलप हो गया है कि अगर किसी महिला को, अगर उसको तलाक दे दिया गया, अगर वो महिला पुनः अपने पूर्व पति से शादी करना चाहता तो उसके पहले उसको किसी दूसरे आदमी से शादी करना होगा, उसके साथ रात बिताने होंगे, और तब जा करके वो अपने पूर्व पति का पत्नी हो सकती है। तो इसको बोलते हैं हलाला। ये बहुत ही घृणित और घटिया किस्म का व्यवस्था है मुसलमानों में। तो दोस्तों, ये भी पूरी तरह से गैर कानूनी है। उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने नॉइज पॉल्यूशन के बारे में कानून बनाया कि रात में 10 बजे से लेकर के सुबह के 6 बजे तक आप वॉल्यूम पर, तेज वॉल्यूम पर नॉइज पॉल्यूशन नहीं फैला सकते हैं। आपको वॉल्यूम कम रखना होगा ताकि लोगों को नींद में खलल उत्पन्न नहीं हो।
उन्होंने कहा कि ठीक है, अजान आपका अधिकार है, इस्लाम में अजान पढ़ना आवश्यक है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ देयर रिलीजन, लेकिन यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप उसको ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करके लोगों को परेशान करके आप लाउड स्पीकर लगा करके परेशान करें। और इसलिए उन्होंने नियम बना दिया कि रात में 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक आप वॉल्यूम जो है वॉइस का इतना कम रखें जिससे किसी को भी नींद में खलल उत्पन्न नहीं हो, अदरवाइज आपको कोलाहल एक्ट के तहत में आपका सारा सामान जब्त किया जा सकता है और आप पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। दोस्तों, अगला पॉइंट है सेकुलरिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे देश का जो संविधान है उसमें हमारे स्टेट का, इंडियन स्टेट का कोई अपना व्यक्तिगत रिलीजन नहीं है। जैसे पाकिस्तान में इस्लाम रिलीजन है, जैसे श्रीलंका में बुद्धिस्ट रिलीजन जो स्टेट रिलीजन के रूप में डिक्लेयर है, जो मैंने अभी बताया, उस तरह से हमारे देश में का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें किसी प्रकार का कोई उसका अपना धर्म नहीं है। इट इज न्यूट्रल एज फार एज रिलीजन इज कंसर्न। तो देयर इज ए सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन। ठीक है, नंबर 1। दूसरा, राइट टू प्रोफेस एनी रिलीजन ऑफ हिज चॉइस। हमारे देश के नागरिकों को, हर व्यक्ति को यह आज़ादी है कि वो कोई भी धर्म अपना सकता है, बशर्ते कि उसमें लोभ, लालच या रुपये का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, फोर्सफुली कन्वर्जन नहीं किया जाना चाहिए, अदरवाइज वो कोई भी धर्म अपना सकता है। किसी प्रकार का कोई धर्म के आधार पर भेदभाव हमारे देश में नहीं है, और जिसका कि व्याख्या आर्टिकल 15 में, 16 में इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और किसी प्रकार का जो सरकारी फायदा मिलने के लिए रिलीजन के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी सरकारी नौकरी के लिए रिलीजन के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और अगला पॉइंट है कि टू ट्रीट एवरीबॉडी अलाइक। यह सरकार का कर्तव्य होगा, राज्य का कर्तव्य होगा कि हर व्यक्ति को वो समान रूप से व्यवहार करे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट हैं जो हमारे सेकुलरिज्म का आधारशिला है। अब दोस्तों, हमारे देश में इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म का मतलब क्या है? फ्रीडम ऑफ एनी रिलीजियस कम्युनिटी टू एस्टैब्लिश रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। कोई भी रिलीजियस कम्युनिटी है, जैसे हमारे यहाँ इस मुस्लिम है, जो पारसी है, हिंदू है, बुद्धिस्ट है, जैन है, सारे धर्मावलंबी के लोग यहाँ हिंदुस्तान में रहते हैं और वो अपने चॉइस के रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को स्थापित कर सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं है और उनको एड भी मिलेगा। और टॉलरेंस टू ऑल रिलीजन, सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता का वातावरण हमारे देश में शुरू से ही रहा है और अभी भी अपनाया जा रहा है। द इंटरवेंशन ऑफ स्टेट इन मैटर ऑफ रिलीजन। अब दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी बताया कि 3 तलाक का मामला क्या है, पर्सनल लॉ से संबंधित है मुसलमानों में, लेकिन भारत सरकार ने क्या किया, उसको इलीगल कर दिया। क्यों? एक तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको इलीगल कर दिया था और अभी पनिशेबल ऑफेंस भी कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्टेट जो है वो मूक दृष्टा नहीं रहेगा। हालांकि स्टेट का रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है, हर रिलीजन उसके सामने में बराबर होते हैं, लेकिन फिर भी अगर उसे लगेगा कि किसी रिलीजन में ऐसे प्रैक्टिसेस चल रहे हैं, मान लो किसी दूर दराज के आदिवासियों में बलि प्रथा अभी भी चालू है मान लीजिए, और स्टेट को यह मालूम हुआ तो वो क्या करेगा, कानून बनाएगा, जो गलती कुनिंदा लोग हैं उसके खिलाफ में कार्रवाई करेगा। ये नहीं कर सकता है स्टेट की नहीं ये तो रिलीजियस मामला है, इसमें हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। नो, स्टेट विल इंटरवीन। तो कहने का आशय है कि स्टेट का जो हस्तक्षेप करने का जो अधिकार है वो उसके पास में सुरक्षित है। और उसके बाद में आप देखेंगे कि ऑफिशियल रिकॉग्निशन टू डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटी। हमारे देश का संविधान में क्या है कि विभिन्न प्रकार के जो, जैसे कि अभी SC ST के रिजर्वेशन है, अभी SC ST का रिजर्वेशन कहाँ है? अब शेड्यूल कास्ट तो केवल हिंदू धर्म में है, शेड्यूल कास्ट तो किसी इस्लाम में तो है नहीं। तो कहने का आशय है कि रिजर्वेशन यदि सरकार ने दिया या OBC और अदर बैकवर्ड क्लासेस, अब ये तो ये हिंदू धर्म का ही हिस्सा है, हिंदू समाज का,
तो कहने का आशय है कि जो विभिन्न प्रकार के जो रिलीजियस कम्युनिटीज हैं उसे सरकारी मान्यता प्रदान किया गया है। अब क्वेश्चन ये उठता है, क्या हिंदुस्तान एक सेकुलर कंट्री है? बहुत सारे जो समालोचक हैं वो कहते हैं कि हिंदुस्तान स्यूडो सेकुलर कंट्री है, माने छद्म निरपेक्ष देश है। और वो इसके कारण बहुत सारे पॉइंट्स बताते हैं। नंबर 1, आप देखेंगे कि बहुत सारे लोगों ने यह कहा कि अभी हज यात्रा के लिए मुसलमानों को सब्सिडी दी जाती है, लेकिन हिंदुओं के लिए कोई सब्सिडी का विधान नहीं है। धार्मिक यात्रा के लिए ये पूरी तरह से अल्पसंख्यकवाद है, एक आरोप ये है। दूसरा कि अगर मुसलमानों को या दूसरे जो अल्पसंख्यक हैं, अगर उनके साथ में मारपीट की घटना होती है या लिंचिंग किया जाता है तो उसको जोर शोर से मीडिया में फैलाया जाता है और बहुत सारे राज्य सरकार उसको कंपनसेशन देने के लिए उद्यत हो जाते हैं। लेकिन जब किसी बहुसंख्यक हिंदू के साथ में इस प्रकार का बर्ताव किया जाता है तो ऐसा मीडिया के द्वारा प्रचार नहीं किया जाता है और उनको कंपनसेशन या क्षतिपूर्ति जितना देना चाहिए उतना नहीं दिया जाता है। इसी तरह से बहुत सारे जो अल्पसंख्यक समुदाय के जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें जो नेशनल कैरिकुलम जो है उसका पालन नहीं किया जाता है, लेकिन राज्य सरकार उसके खिलाफ में या केंद्र सरकार उसके खिलाफ में कार्रवाई नहीं करती है। तो कहने का आशय यह है कि जो समालोचक हैं उनका कहना है कि जो अल्पसंख्यक समुदाय को एक वोट बैंक के रूप में परिणत कर दिया गया है, जहां पर कि अपीजमेंट पॉलिसी अपनाई जाती है ताकि माइनॉरिटीज को खुश किया जा सके और उनका वोट प्राप्त किया जा सके, और इस तरह से माइनॉरिटीज को मेजॉरिटी से ज़्यादा ख्याल रखा जाता है हमारे देश में, जो कि गलत है। ये सारे आरोप लगते रहे, लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान देने वाली बात है कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट क्या बताती है। अगर अपीजमेंट पॉलिसी मुसलमानों के साथ या अल्पसंख्यक के साथ में अपनाया जाता रहा, अगर अपनाया जाता 75 साल में, तो क्या होता? आज मुसलमानों में सबसे ज़्यादा गरीबी है, हिंदुओं से भी ज़्यादा गरीबी है। आज़ादी के पहले यूपी में 42% मुसलमान सरकारी नौकरी में थे, अभी मात्र 2 से 3% लोग हैं मुसलमान हैं। इसका मतलब क्या हुआ? कि मतलब यह हुआ कि जिस तरह से उनका शिक्षा का प्रसार होना चाहिए उस तरह से नहीं हुआ। जिस तरह से उनमें योग्यता प्राप्त करने की ललक होनी चाहिए वो नहीं हो पाया, इसलिए वो कंपटीशन में compete नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें पूरी तरह सच्चाई नहीं है, हालांकि कुछ कुछ सच्चाई है। अब उपसंख्या कंक्लूजन क्या है कि दोस्तों हमारे देश में जो रिलीजियस फ्रीडम जो दिया गया है हमारे संविधान में, वो एब्सोल्यूट नहीं है, निरंकुश नहीं है। इट इज सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन, पब्लिक हेल्थ, डिसेंसी, इसको देखते हुए उस पर रोक लगाई जा सकती है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरा, हमारे देश के लोगों के बीच जन जागरूकता फैलाने की जरूरत है ताकि उनमें सेकुलर अप्रोच, सेकुलर भावना, पंथ निरपेक्षता की भावना डेवलप विकसित हो। केवल अपने कम्युनिटी, अपने समुदाय को ना सोचे के बारे में ना सोचें, बल्कि समग्र रूप से सभी समुदाय के बारे में सोचें। और जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं हिंदुस्तान में कि जो वोटिंग हो रहा है वो कम्युनल डिवाइड के आधार पर हो रहा है, वो हमारे देश के भविष्य के लिए ठीक नहीं है। चुनाव मुद्दे पर होना चाहिए, ना कि कम्युनिटी के आधार पर होना चाहिए। तो इस बारे में हमें ज़्यादा जागरूक होना पड़ेगा। और इसके अलावा लास्ट में मैंने लिखा है कि राइज ऑफ कम्युनलिज्म इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिडक्शन इन सेकुलरिज्म इन द सोसाइटी। जो कम्युनल फ्लेयर अप, सांप्रदायिक उन्माद बढ़ेगा,
उसी अनुपात में जो पंथ निरपेक्षता की भावना है वो घटेगा। तो दोस्तों, हमारे देश की एकता और अखंडता के लिए क्या आवश्यक है? सेकुलरवाद को मजबूत करना। और अगर सेकुलरवाद मजबूत होगा तो हमारे देश की जो प्रजातांत्रिक संस्था है, जो डेमोक्रेसी है, जो हमने आज़ादी की लड़ाई में लाखों लोगों की कुर्बानियां देकर के प्राप्त की है, उसको हम अक्षुण्ण रख सकें। तो आज का हमारा लेक्चर कैसा रहा, इसके बारे में आप ज़रूर हमें सजेशन दें। थैंक यू वेरी मच।